प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। चैनल पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल में भी हम देख रहे हैं रासो साहित्य। और रासो साहित्य के अंदर भी हम बात करें तो हमने कल देखा था खुमान रासो, और आज हम देख रहे हैं बीसल देव रासो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नालह। रचनाकाल है जिनका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो इसलिए हम कई विद्वानों के मत देखेंगे। तो रचना का काल है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1155 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य है। अब ये इसके पीछे लॉजिक ये देते हैं कि ये पंक्तियां हैं, जो कि ये पंक्तियां खुद बीसल देव रासो में से ही मिली है। तो पंक्तियां हम देखते हैं, क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, ये पंक्तियां किस रासो साहित्य से ली गई है या किस रासो साहित्य में है। तो पंक्तियां हम पढ़ेंगे। पंक्तियां हैं संवत 1272 मझारी, संवत 1272 मझारी, जेठ बुधि नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ करी, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये मैं बताऊं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो ये 1155 ईस्वी मानते हैं, इसके संबंध में ये बताते हैं कि इसका संबंध बीसल देव रासो ग्रंथ में मिली इन पंक्तियों से है। इन पंक्तियों का अर्थ है संवत 1272 का यहाँ पे अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया है 1212 विक्रवी संवत। लिखा है ना संवत 1272 यानी संवत 1212। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जब 1212 विक्रवी संवत है, तो विक्रवी संवत में से हमें ईस्वी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 57 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर 1212 विक्रवी संवत में से 57 वर्ष हम माइनस कर देते हैं तो 1155 ईस्वी हमारा रचनाकाल आ जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो अब हम समझते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों का अर्थ है कि संवत 1272 मझारी, ये पहले तो इन्होंने तिथि बता दी, फिर ये कहते हैं जेठ बुधि नवमारी। इसका मतलब है कि ज्येष्ठ का महीना या कहें ज्येष्ठ मास, फिर बुधि नवमारी यानी बुधि यानी शुक्ल पक्ष, फिर है नवमी तिथि बुधवारी, नवमी तिथि बुधवार, ठीक है। और अगला फिर अगली लाइन नालय रसायन। नालय का मतलब है यहाँ पे कि ये जो नरपति नालय है, इनको रसायन से मतलब है बीसल देव रासो, इसको रसायन कहा गया है कि आरंभ किया। मतलब नालय ने ये ग्रंथ लिखना जब आरंभ किया, नरपति नालय ने बीसल देव रासो को रसायन का जब ये ग्रंथ लिखना आरंभ किया, तो शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी यानी शारदा जो ब्रह्म की कुमारी है उन पर प्रसन्न हुई। इन पंक्तियों का यह अर्थ है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं इसका रचनाकाल मोतीलाल मैनारिया के अनुसार। मोतीलाल मैनारिया मानते हैं 16वीं शताब्दी। फिर है माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार रचनाकाल इसका माना जाता है 14वीं शताब्दी। फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रवी संवत 1058 ये माना जाता है। फिर है मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधु इसे मानते हैं रचनाकाल का समय विक्रवी संवत 1220। शायद इसी से लिया होगा मिश्र बंधुओं ने संवत 1272 जो ये कह रहे हैं, तो इन्होंने इसका अर्थ लिया है 1220 विक्रवी संवत। फिर है अगले गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो इनके अनुसार जो रचनाकाल माना जाता है वो है विक्रवी संवत 1030 से 1056 के मध्य। फिर है लाला सीताराम के अनुसार वो मानी जाती है विक्रवी संवत 1272। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी के मध्य ये मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इसके संपादक कौन थे? माता प्रसाद गुप्त। इंपॉर्टेंट। इसमें 128 छंद है। कितने छंद है? 128।
काव्य रूप इसका देखा जाए तो काव्य रूप है मुक्तक, और गेय ये रचना है। गेय रचना मतलब जो वैसी रचना जिसको गाया जा सके। प्रधान रस इसका जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार प्रधान रस रहा है। फिर नायक की बात करें तो नायक है बीसलदेव तृतीय। फिर है अजमेर का चौहान वंशीय शासक। ये जो बीसलदेव तृतीय थे ये अजमेर के चौहान वंशीय शासक थे। फिर बात करें नायिका की तो नायिका की बात करें, नायिका है राजमती। इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद होने चाहिए। जो भी ग्रंथ है उसमें नायक और नायिका का जरूर। तो ये कहते हैं बीसलदेव की पत्नी, ये राजमती जो है बीसलदेव की पत्नी थी एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। इनके पिताजी जो थे वो मालवा के भोज परमार थे। प्रोषित पतिका नायिका ये थी। प्रोषित पतिका नायिका कौन होती है? जिसका पति उसे छोड़कर चला जाए तो वो होती है प्रोषित पतिका नायिका। आगे देखते हैं। एक मिनट। फिर है बीसलदेव रासों का कथानक 4 भागों में विभक्त है। प्रथम खंड, तृतीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। तो इसे देखते हैं। बीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन। प्रथम खंड में क्या है? बीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है ये। फिर द्वितीय खंड में क्या है? राजमती से रुष्ट होकर बीसलदेव का उड़ीसा जाना एवं वहां पे रुकना। राजमती से ये बीसलदेव जी नाराज हो जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं और फिर कुछ टाइम वहीं पर ही रुकते हैं। फिर क्या देखते हैं अगला? तृतीय खंड है राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन। यानी राजमती जो पति से दूर है उस विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन करती है। एवं बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। मतलब ये तृतीय खंड में दोनों चीजें दिखाई जाती है, विरह का 12 मासा वर्णन और बीसलदेव उड़ीसा से लौट आते हैं। फिर है भोज परमार। भोज परमार अपनी पुत्री को घर ले जाते हैं एवं बीसलदेव द्वारा उसे अजमेर ले आना। जो उसके पिताजी हैं राजमती के, वो अपनी पुत्री को घर ले जाते हैं और बीसलदेव जी उसे जाकर अजमेर वापस ले आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब हम समझते हैं जैसे कि कोई काम करता है, कर रहा है, तो ये सब वर्तमान कालिक क्रिया हुई। मतलब इसमें किसी चीज को ये नहीं बता रखा ये चीज थी। सब चीजों को जिसके भी पीछे क्रिया लगाई है वो वर्तमान कालिक क्रिया है। यह श्रृंगारिक विरह प्रधान गेय काव्य है। विरह प्रधान अभी मैंने आपको बताया था। और विरह मतलब विरह भी कैसा? श्रृंगारिक रूप में पेश किया है, लेकिन है विरह प्रधान और है गेय काव्य, यानी जो गाया जा सके। फिर है हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रासों में ही मिलता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये याद रखें, ये कंफ्यूजिंग भी होता है बच्चों को और ये बनता है क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बता दूं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है जैसे एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहले, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए, उसमें लिखा हो कि सबसे पहले 12 मासा पद्धति का वर्णन किस में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। तो उसमें 4 नाम हो, एक हो उसमें बीसलदेव रासो और एक कोई भी अन्य दे दे, और रहे नेमिनाथ चौपाई का जो हमने अपभ्रंश में पढ़ा था उसके बारे में। तो आपको बीसलदेव रासो नहीं लगाना, आपको अपभ्रंश वाला नेमिनाथ चौपाई लगाना है। और अगर आपको स्पेशल बोला जाए कि हिंदी में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तब आप ये लगाएंगे बीसलदेव रासो। या अगर ऐसा हो कि नेमिनाथ चौपाई का वहां पे नाम ही ना हो, वहां पे सीधा यही पूछा हो 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है और बीसलदेव रासो का नाम हो, तब आप यही लगाएंगे उसकी अनुपस्थिति में। मतलब हिंदी का जो ग्रंथ है 12 मासा वाला वो है बीसलदेव रासो, और अपभ्रंश का जो ग्रंथ है वो है नेमिनाथ चौपाई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी क्वेश्चन में। अगर एक शब्द भी इधर से उधर होता है
तो आपका अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहली मांग ये होती है कि हमें क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सजग होकर पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एक एक शब्द का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर है इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। किस किस भाषा का? राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशी भाषाओं का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीसल देव का उड़ीसा में रुकने का समय 12 वर्ष माना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मतलब मतभेद होता है, ज्यादा नहीं। वैसे अधिकतर लोग यहाँ पे जो बीसल देव है जो उड़ीसा में रुकते हैं उनका समय 12 वर्ष ही मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार उनका समय 12 वर्ष ही माना गया है, पर कहीं कहीं कोई विद्वान 1 वर्ष भी मान लेते हैं। तो अगर ऑप्शन में 12 वर्ष और 1 वर्ष दोनों रहेंगे तो आपको 12 वर्ष ही लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रहे। और अगर 12 वर्ष नहीं होगा तो आपको 1 वर्ष भी आप लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह जो 12 वर्ष को ही समय 12 वर्ष ही मानते हैं और अधिकतर विद्वान 12 वर्ष ही मानते हैं। फिर कहते हैं स्वयं रचनाकार नरपति नाले ने बीसल देव रासो को स्त्री रसायन कहा है। जो खुद नरपति नाल है उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा है बीसल देव रासो को, ग्रंथ के अंदर इसे कहा है स्त्री रसायन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि किस रचनाकार ने अपने ग्रंथ को स्त्री रसायन कहा है, या किसी भी तरह घूम फिर कर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या कहते हैं ये लाइन? ये कहते हैं स्त्री रसायन करु बखान। ये उसको स्त्री भी नहीं कह रहे पूरी तरह, इस लाइन पंक्ति ये है सेम उसमें, स्त्री रसायन करूं बखान, मतलब वो जो लिख रहे हैं ग्रंथ उसको कह रहे हैं कि ये स्त्री रसायन है और मैं इसका बखान करता हूं। चर्चित पंक्तियां इसमें आती है ज्यादातर। स्त्रीय जन्म काहे दिए महेश, काहे दी गई महेश, मतलब मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया है। तो ये लाइन आ जाती है। ये लाइन किस ग्रंथ से ली गई है या इसके रचनाकार कौन है, तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। वैसे और भी है, बीसल देव रासो के संबंध में विद्वानों के कथन भी है, पर हमें ये टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में कथन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का या फिर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके लिए हमें थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। टीजीटी पीजीटी में इतना ही काफी होता है। तो आज हमने देख लिया बीसल देव रासो, कल हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो। तो इसी तरह हमारी क्लासेस चलती रहेगी और आप जुड़े रहिए। और इसी के साथ आज की हम अपनी कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे दूसरी कक्षा में। नमस्कार।